शांति सिर्फ जंग का ना होना नहीं है, ये एक गुण है, मन की एक अवस्था है। बरूट स्पिनोजा की ये बात आज की दुनिया को देखकर एक बहुत बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। आज की हमारी पड़ताल एक बड़े ही विरोधाभास पर है, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के एक लेख से निकली है। ये यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए, खासकर जीएस पेपर 2 के लिए एक बहुत जरूरी चर्चा है। सोचिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन बनाया। जी। मकसद एक था, फिर कभी वैसी तबाही ना हो। इसके चार्टर में साफ साफ लिखा गया कि देश अपने झगड़े शांति से सुलझाएंगे और एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज हम पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा देशों को एक दूसरे से लड़ते हुए देख रहे हैं? और यहीं पर वो गुत्थी है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। इसी को समझने के लिए आज हम यूएन चार्टर के एक खास हिस्से को खंगालेंगे, अनुच्छेद 51 यानी आर्टिकल 51। एक ऐसा नियम जो शांति की ढाल बनने के लिए बना था, लेकिन आज वही हमलों को जायज ठहराने का एक हथियार बनता जा रहा है। इसकी कहानी शुरू होती है यूएन की नींव से। जैसा आपने कहा, दूसरे विश्व युद्ध की राख पर जब ये संस्था बनी तो इसका सबसे बड़ा, शायद इकलौता मकसद था युद्ध को रोकना, भविष्य के युद्धों को रोकना। बिल्कुल। इसके लिए चार्टर के अनुच्छेद 2, 3 और 24 में एक सीधा साधा नियम बनाया गया कि कोई भी सदस्य देश दूसरे के खिलाफ बल का इस्तेमाल नहीं करेगा। आसान भाषा में जंग छेड़ना मना है। हाँ। लेकिन हर नियम का एक अपवाद होता है, एक लेकिन होता है, और यहाँ वो लेकिन है आत्मरक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 51 में है। जी। और यहीं पर आकर मुझे लगता है ये पूरा मामला एक वैचारिक चौराहे पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर गाजा में इसराइल की कार्रवाइयों तक हर कोई अपनी बंदूक के पीछे इसी अनुच्छेद 51 को ढाल बनाकर खड़ा है। बिल्कुल। और यहीं से ये दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 51 को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग चश्मे हैं, और दुनिया कौन सा चश्मा लगाती है, यही आज के संघर्षों की कहानी लिख रहा है। अच्छा, दो अलग नजरिए हैं। हाँ। पहला चश्मा है सीमित व्याख्या का, जिसे रिस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन भी कहते हैं। ये बहुत सीधा साधा है। क्या कहता है? ये कहता है कि आत्मरक्षा का अधिकार तभी इस्तेमाल हो सकता है जब किसी देश पर सच में सशस्त्र हमला हो चुका हो। मतलब दुश्मन की फौज ने आपकी सीमा पार कर ली हो, तभी आप जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये हक भी सिर्फ तब तक है जब तक यूएन की सुरक्षा परिषद बीच में आकर हालात नहीं संभाल लेती। जब चार्टर बन रहा था तो ज्यादातर देशों की मंशा यही थी। ठीक है, तो ये तो हुई एक सीधी सपाट व्याख्या, हमला हो तभी जवाब दो। लेकिन जाहिर है कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरा पक्ष इसे कैसे देखता है? दूसरा चश्मा है विस्तृत व्याख्या का, यानी एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन। ये कहता है कि आत्मरक्षा का अधिकार सिर्फ हमले के बाद नहीं, बल्कि हमले के आसन्न खतरे यानी इमिनेंट थ्रेट की हालत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक मिनट, आसन्न खतरा? हाँ, यानी अगर आपको पक्का यकीन है कि पड़ोसी देश आप पर हमला करने ही वाला है, तो आप इंतजार नहीं करेंगे, आप पहले ही कार्रवाई कर सकते हैं। पर ये तो एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान लगती है। आसन्न खतरा, इसे तय कौन करेगा? यही तो सारा विवाद है। ये तो एक तरह का कानूनी कवच बन गया, जिसका इस्तेमाल कोई भी अपने मन मुताबिक कर सकता है। लेकिन क्या ये हमेशा गलत ही होता है? क्या कभी ऐसी स्थिति नहीं बन सकती जहां खतरा इतना साफ हो कि इंतजार करना ही बेवकूफ़ी होगी? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी सवाल के इर्द गिर्द पिछले 20-25 सालों की पूरी बहस घूमती है। 9/11 के हमलों से पहले तक दुनिया के ज्यादातर देश और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जानकार सीमित व्याख्या के ही पक्ष में थे। मतलब वो पहले वाले नजरिए के साथ थे। जी। उनका मानना था कि अगर खतरे के नाम पर पहले हमला करने की इजाजत दे दी गई तो कोई भी देश किसी पर भी हमला कर देगा और कह देगा कि हमें तो खतरा महसूस हो रहा था। उस वक्त सिर्फ अमेरिका और उसके कुछ करीबी सहयोगी जैसे इजराइल और यूके इस विस्तृत व्याख्या की वकालत करते थे। तो फिर 9/11 ने ऐसा क्या बदल दिया कि ये सोच हाशिए से मुख्यधारा में आ गई? 9/11 एक बहुत बड़ा मोड़ था। जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ तो हमलावर कोई देश नहीं था, बल्कि अल-कायदा नाम का एक संगठन था जो अफगानिस्तान से काम कर रहा था। सही बात है। इसके जवाब में जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में सैन्य अभियान चलाया तो उसने आत्मरक्षा के अधिकार पर लगी कानूनी बंदिशों को बहुत ढीला कर दिया। यहीं से प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस यानी खतरे की आशंका में पहले से हमला करने की सोच को वैश्विक मंच पर एक नई वैधता मिली। ये एक बड़ा बदलाव था।
मतलब अब आपको हमले का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी, आप हमले के खतरे पर ही कार्रवाई कर सकते थे। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद उदाहरण 2003 का ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था। हाँ, वो तो था ही। जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने इराक पर यह कहकर हमला किया कि सद्दाम हुसैन के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं और वो आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। हाँ। बाद में ये दोनों ही बातें झूठी निकली। जी, और उस वक्त ऐसा लगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की सारी सीमाएं धुंधली पड़ गई हैं। हाँ। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो दुनिया ने अमेरिका के इस कदम का खुलकर समर्थन तो नहीं किया, पर ज्यादातर देशों ने इसकी खुलकर निंदा करने से भी परहेज किया। कुछ ने चुप रहना बेहतर समझा। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि आत्मरक्षा की इस विस्तृत व्याख्या को एक तरह की मौन स्वीकृति मिल गई। ये वो लम्हा था जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या राज्यों की ताकत और उनके हितों के हिसाब से होने लगी। ये नियम की किताब को अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ने जैसा था। मतलब एक दरवाजा जो थोड़ा सा खुला था उसे धक्का देके पूरा खोल दिया गया, और तब से ये खुला ही हुआ है। हाँ, और अब तो इसका दायरा और भी बढ़ गया है। अब इसका इस्तेमाल गैर राज्यीय कारकों यानी नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे आतंकवादी समूहों के खिलाफ भी हो रहा है, जो किसी और देश की जमीन से ऑपरेट कर रहे हों। अच्छा, तो अब ये सिर्फ देशों के बीच की बात नहीं रही? नहीं, यहाँ एक कानूनी बारीकी है जिसे समझना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे ने 2004 में अपने एक फैसले में कहा था कि लिखित अंतर्राष्ट्रीय कानून में ऐसी व्याख्या की सीधी सीधी जगह नहीं है। ठीक है। लेकिन साथ ही अदालत ने ये भी माना कि अनुच्छेद 51 का मतलब पत्थर की लकीर नहीं है, ये विकसित हो रहा है। और समय के साथ देशों का व्यवहार, जिसे स्टेट प्रैक्टिसेस कहते हैं, इसकी नई व्याख्या गढ़ सकता है। वाह, मतलब कानून वही है लेकिन उसका मतलब बदल रहा है क्योंकि शक्तिशाली देश उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी दुनिया देख रही है। एक तरह से हाँ। तो क्या आज हम इसी का नतीजा देख रहे हैं, जैसे जब रूस यूक्रेन में अपनी कार्रवाई को सही ठहराने के लिए आत्मरक्षा की बात करता है? आप बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे हैं। रूस ने जब 2022 में यूक्रेन पर हमला किया तो उसने सुरक्षा परिषद को एक चिट्ठी में अनुच्छेद 51 का ही हवाला दिया। उनकी दलील क्या थी? दलील ये दी गई कि वो डोनबास में रूसी भाषी लोगों के नरसंहार को रोकने और नाटो के विस्तार से पैदा हुए खतरे के जवाब में आत्मरक्षा कर रहा है, जिसे ज्यादातर दुनिया ने नहीं माना। ज्यादातर कानूनी विशेषज्ञों और देशों ने इस दलील को खारिज कर दिया। लेकिन ये इस बात का सटीक उदाहरण है कि कैसे इस विस्तृत व्याख्या का इस्तेमाल अब वो देश भी कर रहे हैं जो कभी इसकी आलोचना करते थे। एक बार जब कोई शक्तिशाली देश एक मिसाल कायम कर देता है तो दूसरे भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो कुल मिलाकर जिस अनुच्छेद 51 का दायरा मूल रूप से बहुत सीमित था, उसका इतना विस्तार हो गया है कि आज कोई भी देश किसी पर भी हमला करते हुए आत्मरक्षा का पर्दा ओढ़ सकता है। जी। इसके समर्थक कह सकते हैं कि भाई दुनिया बदल गई है, 1945 में साइबर हमले नहीं होते थे, ड्रोन से आतंकवादी हमले नहीं होते थे, तो क्या पुराने नियम आज के खतरों से लड़ने के लिए नाकाफी नहीं है? और यही इस विस्तृत व्याख्या का सबसे बड़ा तर्क है। समर्थक कहते हैं कि जब खतरा पलक झपकते ही आ सकता है तो आप हमले का इंतजार कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहीं पर असल समस्या है। बिल्कुल। इस बदलाव के जो नतीजे हैं वो बहुत गंभीर हैं। आत्मरक्षा के अधिकार की एक खुली व्याख्या उस अंतर्राष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था की नींव को ही खोखला कर रही है जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी मुश्किल से बनाई गई थी। तो ये तो पूरी व्यवस्था को ही उल्टा कर देने जैसा हुआ। जिस नियम को शांति बनाए रखने के लिए बनाया था वही अब लड़ाई का बहाना बन गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। स्रोत में एक बहुत मार्की की बात कही गई है। आत्मरक्षा की धारणा को अनुमानित या काल्पनिक खतरों तक खींचकर राज्यों ने चार्टर के तर्क को ही उलट दिया है। इससे अपवाद ही नियम बन गया है। अपवाद ही नियम बन गया। हाँ, ये यूएन चार्टर के उस मूल उद्देश्य को कमजोर करता है जिसका लक्ष्य शांति को आदर्श बनाना और युद्ध को आखिरी उपाय रखना था। अंतर्राष्ट्रीय कानून का काम देशों की हर रणनीतिक चिंता को सही ठहराना नहीं है, बल्कि उन पर लगाम लगाना है। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अगर दुनिया इसी तरह की मनमानी व्याख्याओं को स्वीकार करती रही तो फिर बल प्रयोग पर लगी रोक का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। शोध का निष्कर्ष यही है कि अगर हमें शांति के लिए बनी इस वैश्विक व्यवस्था को बचाना है तो हमें अनुच्छेद 51 की सीमित व्याख्या पर लौटना होगा। एक ऐसी व्याख्या जो 3 सिद्धांतों पर टिकी हो: आवश्यकता, आनुपातिकता और आसन्नता। आवश्यकता, आनुपातिकता और आसन्नता यानी बल का प्रयोग तभी हो जब वो वाकई आवश्यक हो, उतना ही हो जितना आनुपातिक हो,
और खतरा आसन्न यानी वास्तविक और बिल्कुल सिर पर हो, न कि दूर का या काल्पनिक। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक सवाल दिमाग में घूम रहा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक साइबर हमला किसी देश के पावर ग्रिड को ठप कर सकता है या झूठी सूचनाओं का युद्ध समाज को तोड़ सकता है। जी, ये नए खतरे हैं। ये पारंपरिक सशस्त्र हमलों जितने ही विनाशकारी हो सकते हैं। तो क्या ऐसे में आत्मरक्षा की वो पुरानी सीमित परिभाषा आज की हकीकत का सामना कर सकती है, या फिर इस परिभाषा को आज के हिसाब से बदलने की कोशिश में हम अनजाने में उस पूरी व्यवस्था को ही नष्ट कर देंगे जिसे बचाने के लिए ये बनाई गई थी? इस विषय पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।